हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम यूएससीएमए का जो है सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा क्लास के अंदर। आज हम उसी बेसिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। देखिए, हमने जर्नल एंट्री जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी थी। किसके थ्रू? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। हम बात कर रहे थे किस पे? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया था। आपको लिखना है तो आपने लिखा होगा, कॉपी के अंदर नोट्स बनाए होंगे और रिवाइज भी किया होगा। रिवाइज आपको हर हर रोज करना है, मतलब जब भी आप क्लास देखेंगे उसके जस्ट बाद आपको रिवीजन करना है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप क्लास पे क्लास देखेंगे तो रियल में समझ में नहीं आएगा, डाइजेस्ट करने के अंदर भी टाइम चाहिए होता है। तो आपको घर पे उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, क्लास देखने के बाद, अगली क्लास देखने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको लगे कि बिल्कुल सिंपल पढ़ाया था सर ने, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने का ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता। देखो, जब मैं आपको बिल्कुल एकदम पर्सनल बात बताते हैं कि हम लोग रिवाइज कैसे करते हैं या कैसे करते थे। जैसे मैं रिवाइज करता था किसी भी टॉपिक को, तो जैसे सुबह सुबह गार्डन में घूमने जाते हैं, तो गार्डन में घूमने जाके वॉक कर रहे हैं, वॉक करते टाइम पे भी अपन क्या है, पूरा टाइम ये टॉपिक को मन में सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे रिवीजन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप जब बुक बंद करके रिवाइज करते हो तो वो बहुत बेस्ट चीज़ होती है। एक बार बुक खोल के रिवाइज कर लो, क्या नोट्स खोल के रिवाइज कर लो। ठीक है ना, बुक मतलब नोट्स, वो खोल के रिवाइज कर लो। और दूसरी बात, जब आप अपने पार्क में गार्डन में घूम रहे हो तो वो बेस्ट टाइम है, आप वॉक करते करते रिवाइज कर लो। इवन आप मतलब खाना खाते खाते भी रिवाइज कर सकते हो, नहाते नहाते भी रिवाइज कर सकते हो, कैसे भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन वो रिवीजन बढ़िया रहता है। आप अपने ऑफिस जा रहे हो, मान लो आप कैब में बैठे हो पीछे, है ना, तो आराम से आप रिवाइज उस टाइम पे भी कर सकते हो। या मेट्रो में हो तब भी रिवाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं आपके सामने पेन पेपर कॉपी वगैरह ये सब होनी चाहिए रिवीजन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका मन रिवीजन के लिए होना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे मेरी बेटी है, तो वो 8 ईयर्स की है। तो उसको हम क्या करते हैं कि जब मैं पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट उसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो पढ़ाने के बाद फिर उससे रिवीजन कैसे करवाते हैं कि जब वो खाना खा रही है, ठीक है, तो खाना खाते खाते पूछ लिया एक क्वेश्चन, या फिर ऐसे वो कपड़े पहन रही है तब उससे पूछ लिया। मतलब इस तरीके से सुबह सुबह नहा तैयार हो रही है, तो ऐसे करते समय जो पूछना होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है ना, रैंडमली जो पूछना। मैं उसे कहीं पे क्लास के लिए, ट्यूशन क्लास के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो टाइकोंडो जाती है, तो टाइकोंडो के लिए उसको छोड़ने जाता हूँ, तो रास्ते में उससे बात करते करते, हाँ भाई ये क्या था कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, तो हाँ फिर वो बताती है। तो फिर वो रिवीजन का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वापस से देख लेते हैं एक बार। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ये स्लाइड थी अगर आपकी लास्ट क्लास की, अगर आपको ध्यान आ रही हो तो पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, 3 तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट में जैसे नेचुरल पर्सन कौन, जैसे हम लोग जो है वो नेचुरल पर्सन है, जिसको डायरेक्टली नेचर ने बनाया है। XYZ ABC है ना, श्याम, मोहन, हरि, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे हमने जिसको बनाया है। ठीक है, हमने कंपनी को क्रिएट किया है। कंपनी कोई एक्चुअल में नेचुरल पर्सन नहीं है, बट कंपनी इज रादर अ लीगल पर्सन, है ना, लीगल पर्सन है कंपनी। ठीक है, इट कैन बी स्यूड, है ना, और आपने सुना होगा कि इट कैन बी स्यूड और बी स्यूड। ठीक है, इस पे ये स्यू कर सकती है, मतलब किसी पे केस दायर कर सकती है, और इस पे भी केस दायर हो सकता है। स्यू मतलब होता है केस दायर करना। ठीक है, SUE। फिर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कैपिटल बिजनेस में किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोपराइटर को। जब आप बिजनेस में अकेले बिजनेस करते हो, इंडिविजुअल बिजनेस करते हो, तो उसे बोलते हैं प्रोपराइटर। ठीक है, ऐसे ही प्रोविजंस, रिजर्व्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, ये चारों आपको याद होने चाहिए क्या मतलब है। हालांकि इनको और डिटेल में धीरे धीरे, अभी अपन ने ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं किया इनका, लेकिन आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए बट पे नहीं करे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, और प्रीपेड और पोस्टपेड 2 तरह के रिचार्ज होते हैं। तो जब आप प्रीपेड करते हो, प्रीपेड मतलब आपने साल भर का रिचार्ज एक साथ करा लिया, मान लो रिलायंस जियो का या फिर एयरटेल का, वोडाफोन का, जिसका भी है ना, तो साल भर का रिचार्ज आपने एक साथ करा दिया पूरा का पूरा, तो वो क्या हो गया? प्रीपेड।
ठीक है। अक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। हम कहीं पे जॉब करते थे और हमें सैलरी मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिली है, ठीक है। इनकम ड्यू तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई है। अनअर्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव इन एडवांस, जो एडवांस में इनकम रिसीव हो जाती है उसे अनअर्ड इनकम बोलते हैं। मतलब हमने कहीं पे काम किया और अभी पूरा नहीं किया है लेकिन हमने उसके पैसे एडवांस में ले लिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनअर्ड इनकम। ये सारा जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल अब अपन को पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। मतलब जो जो रिसीवर है, जो कोई रिसीव कर रहा है, पाने वाला है, ठीक है ना, जो रिसीवर है, रिसीवर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्योंकि देखो पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड करता है, तो नेम से रिलेटेड होता है, तो इसमें एक्स वाई जेड, ये व्यक्ति के नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये राम श्याम मोहन, मेरा नाम जैसे रोहित है, तो डेबिट इज द रिसीवर, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो पर्सन कुछ भी चीज दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको कि हमने गुड्स बेचा, सपोज मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा, तो उधार में, तो एक्स को गुड्स बेचा, तो पाने वाला कौन हो गया, गुड्स को रिसीव करने वाला क्या कौन हो गया, पाने वाला मतलब रिसीव करने वाला, तो गुड्स रिसीव करने वाला कौन हो गया, एक्स। तो अपन क्या करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो एक्स क्या है, पाने वाला है। और क्रेडिट में वैसे लिखते हैं टू सेल्स। टू सेल्स क्यों लिखा, क्योंकि बाद में डिस्कस करेंगे। सेल्स अगर याद हो तो आपको अपन ने डिस्कस भी किया था, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल के रियल के पर्सनल। सेल कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है कि रियल होता है कि पर्सनल होता है, याद करो। सारी की सारी इनकम्स जो थी, इनकम्स, वो कौन सा अकाउंट थी, नॉमिनल अकाउंट थी। और नॉमिनल अकाउंट का अपन ने रूल पढ़ा था कि जो भी इनकम होती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे डेबिट करते हैं। इसलिए सेल्स को क्रेडिट करते हैं। कोई आपसे पूछे कि सर सेल्स को क्रेडिट क्यों करते हैं, बताओ इसका लॉजिक क्या है, तो ये सेल्स क्या कौन सी अकाउंट होती है, नॉमिनल अकाउंट होती है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं सारी की सारी इनकम्स को। दोबारा देखेंगे अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, वापस से आओ। तो बताओ पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स है ना ज़्यादातर सबके सब पर्सनल अकाउंट को याद कर लेते हैं, रूल को, डायरेक्टली रूल को याद कर लेते हैं, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। वो कई बार ये नहीं सोचते कि पर्सनल अकाउंट में एक्चुअल में चीज़ें क्या आती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट, प्रोविजन, रिजर्व्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीज़ें भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, या बैंक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट किसी भी असेट से रिलेटेड है। और असेट्स कितने टाइप की होती है, एक टेंजिबल असेट्स होती है, एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये सब कौन सी असेट्स होती है, ये टेंजिबल असेट्स है ना, तो ये सब रियल अकाउंट में जाएगी। इंटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, ये सब क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होती है, ठीक है। तो ये भी सब की सब रियल अकाउंट में जाएगी। सर रियल अकाउंट का क्या रूल क्या होता है, रूल रियल अकाउंट का हमें रूल क्या याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, और जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे जैसे सोचो आपने किसी को कैश में गुड्स बेचा, ठीक है ना, कैश में गुड्स बेचा, तो आपके पास आया क्या है, क्या आया है, क्या गया है, बताओ। आपके पास कैश में आपने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड इन कैश, तो क्या आया, कैश रिसीव हो गया। भाई अगर बात करें गुड्स अगर नगद में बेचोगे, आप कैश में बेचोगे तो कैश रिसीव होगा, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करते हैं, टू सेल्स। क्यों, सेल्स क्या है, इनकम है, और इनकम कौन सा अकाउंट होती है, नॉमिनल अकाउंट। सर कैश डेबिट क्यों किया, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसी तरीके से मान लो हमने सैलरी पे करी, सैलरी पे करने की क्या एंट्री डालते हो पता है आपको, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर सैलरी डेबिट क्यों किया? सैलरी कौन सा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट होते हैं, इसलिए सैलरी डेबिट हुआ। टू कैश क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कुछ चीज जा रही है तो जाने वाली चीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, सीआर करेंगे, ठीक है, इसलिए। तो आपको ये याद रखना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये कब लगता है? रियल अकाउंट में। फिर हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, मैंने कहा था नॉमिनल अकाउंट के लिए जगह कम थी, तो हमने फिर अलग से पेज बना के नॉमिनल अकाउंट डिस्कस किया था। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनकम्स और लॉसेस और गेन्स, ठीक है। फिर हमने डिस्कस भी किया था कि सर कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रेंट हो गया, परचेजेस सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, सबसे बड़ा बिजनेस में खर्चा कौन सा होता है? मेजर परचेजेस होता है, सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, और भी 50 तरह के खर्चे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, ये सब जो खर्चे होते हैं ये सब क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इनकम जैसे सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव। अब कमीशन रिसीव हो गया, ये कौन सी इनकम है? ये एक आपकी नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट है, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और कमीशन पेड होता तो, कमीशन पेड होता तो एक एक्सपेंस हो जाता, ठीक है, वो भी किस में आता? नॉमिनल अकाउंट में आता, ठीक है। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस हमने डिस्कस किया था, एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंस होता है। एक्सपेंसेस के बदले हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, बट लॉसेस के बदले हमें कोई भी बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता है। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पिल्फरेज, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, कुछ भी लॉस हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का नुकसान हो गया तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। गेन क्या होता है? जो कभी कभार होते हैं, ठीक है ना, जैसे लॉटरी से हमें गेन हो गया, या फिर कभी कभार कुछ हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो बहुत रेयर है और उससे हमें गेन हो गया, ठीक है। तो मशीन बेची, लैंड बेची, कोई भी फिक्स असेट्स बेची, तो उस पर हमें गेन हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? गेन, ठीक है। गेन लेकिन अपने लिए कोई फर्क नहीं है, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे लॉसेज हो, चाहे इनकम हो, चाहे गेन्स हो, ये सब कौन से अकाउंट में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था बताओ? नॉमिनल अकाउंट का रूल था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस और क्रेडिट इनकम्स ऑब्लिक गेन, राइट। सारे के सारे खर्चे डेबिट कर दो, सारी की सारी इनकम को क्रेडिट कर दो। ये हमने कुछ जनरल बातें करी, डिस्कस करी। अब हम कुछ जनरल एंट्रीज लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, कि कैसे जनरल एंट्री बनाते हैं सर, है ना। तो ये जनरल एंट्रीज अगर आप सीख जाते हो तो आपको कुछ जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी तो देखो, जब हम सीएमए की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, अभी बिल्कुल जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, पहले हम एक बार लेजर और बैलेंस शीट पी&एल बनाना रफली सीख लें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम सीएमए की जो अपनी मेन क्लासेज है बिल्कुल स्टार्टिंग से वो चालू कर देंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज एक बार आप फिर भी देख लो। जैसे पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री बिजनेस में क्या होती है हमेशा? कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। आप सोचो, बिजनेस में ब्लड क्या होता है? बिजनेस का ब्लड क्या होता है? मतलब बिजनेस के लिए खून क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के बिना, अगर ब्लड नहीं होगा किसी की बॉडी में, तो वो पर्सन जिंदा नहीं रह सकता। ही कैन नॉट लिव, ही और शी कैन नॉट लिव, ठीक है, ही और शी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिजनेस में भी ब्लड क्या होता है? कैपिटल होती है, ठीक है। अगर बिजनेस में कैपिटल नहीं है तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कैपिटल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बिजनेस की सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होती है? जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? बिजनेस स्टार्ट बिना कैपिटल के नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा बिजनेस में कैपिटल लगाना पड़ता है। तो अगर मान लो हमने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, है ना, एज ए कैपिटल, तो क्या एंट्री पास करेंगे? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को एकदम से याद आया, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, ठीक है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये बताओ, हम लोग बिजनेस में जर्नल एंट्री किसकी करते हैं? हम लोग बिजनेस मैन की जर्नल एंट्री करते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, है ना, और या फिर बिजनेस की एंट्री पास करते हैं? सर ये क्या मतलब हुआ? दोनों तो एक ही होने चाहिए? नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट,
सुना है कभी आपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं सुना तो कई लोगों ने सुना होगा, याद भी होगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये जो मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साथ में क्या है कि जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं लॉजिक्स के लिए, आपके मन में भी कभी कभार इनसे रिलेटेड सवाल आ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हम लोग जो जर्नल एंट्री या फिर अकाउंट्स बना रहे हैं वो बिजनेसमैन के बना रहे हैं या बिजनेस के बना रहे हैं? बताओ, हम लोग व्यापार के अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेस के, है ना, अकाउंट बना रहे हैं, या फिर उसको करने वाला जो पर्सन है उसके अकाउंट्स बना रहे हैं? देखो, हम कोई पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई प्राइवेट अकाउंट्स नहीं बना रहे। हम लोग किसके अकाउंट्स बनाने में इंटरेस्टेड है? उस बिजनेस के अकाउंट बनाने में इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है भाई? मैंने अपना एक फॉर्म इस्टेब्लिश किया, फाउंडेशन लर्निंग, ठीक है, और मेरा नाम है रोहित सिंघल। तो अगर मैं अपनी बुक्स में एंट्री डाल रहा हूँ तो मैं रोहित सिंघल मतलब मेरी बुक्स में एंट्री डाल रहा हूँ या फाउंडेशन लर्निंग की बुक्स में एंट्री डाल रहा हूँ? मैं एंट्री डाल रहा हूँ फाउंडेशन लर्निंग की बुक्स में। तो क्या सर ये दोनों अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल इम्पैक्ट बदल जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा इम्पैक्ट बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोफेशन स्टार्ट किया, तो फाउंडेशन लर्निंग नाम से फर्म बनाई और उसमें 1 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। तो अगर मैं केवल मेरे प्राइवेट हिसाब से सोचूं, पर्सनल हिसाब से सोचूं, तो मेरे पास से कैश आया या गया? मेरे पास से कैश गया। लेकिन जब मैं व्यापार बिजनेस के हिसाब से सोचता हूं तो बिजनेस में कैपिटल आया है। बिजनेस में कैपिटल क्या है? कैपिटल आई है, सॉरी आया है नहीं आई है, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है 1 लाख रुपए की। तो हम लोग जो एंट्री डालते हैं, जैसे इसमें लिखा है कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल 1 लाख, ये हम बिजनेस की एंट्री डाल रहे हैं कि बिजनेसमैन की एंट्री डाल रहे हैं? ऑब्वियसली सर बिजनेस की एंट्री डाल रहे हैं। तो बिजनेस में पैसा आया है कि गया है? आया है, गया नहीं है। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने से? 1 लाख से। सर कैश डेबिट क्यों किया? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश बताओ, आप बताओ कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब आपको ये लॉजिक्स के साथ वो रूल अप्लाई करने हैं। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, ठीक है ना। अब आपको लगेगा बहुत सिंपल एंट्री है सर, ये तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ जानते हो तो बहुत बढ़िया, वरना अपन एक बार वापस से कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर रहे हैं अपने। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? क्रेडिट किसको करते हैं? बताओ, क्रेडिट किसको करते हैं? गिवर को। हमने पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा था? क्रेडिट इज द गिवर। इसलिए हमने क्या किया, ये किया, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश आ गया बिजनेस में। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल जो पर्सन देने वाला है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का। अगला क्वेश्चन, गुड्स परचेज ऑन कैश 60,000, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 30,000 फ्रॉम राम। अब बताओ, कैश में गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या डालेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जनरल एंट्रीज है। आपको लगेगा, कई लोग बोर भी हो होंगे कि क्या चल रहा है सर, ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं, आप जानते हो तो आप स्किप कर सकते हो डायरेक्टली, वो जो मेन क्लासेस है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है ना। और नहीं जानते तो फिर आप एक बार देख लो, ठीक रहेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो, जिससे हम उधार परचेज करते हैं माल, गुड्स परचेज, अच्छा माल मतलब क्या होता है? गुड्स, इन्वेंट्री, ठीक है। जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ऑब्लिक टू राम। सर ये एंट्री की लॉजिक बताओ, आप बताओ। परचेजेस कौन सा अकाउंट था? परचेजेस है खर्चा सर, नॉमिनल अकाउंट। और बताओ नॉमिनल अकाउंट डेबिट क्यों किया? परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? एक्सपेंसेस को सारे का सारा या लॉसेज हो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, इसलिए हमने डेबिट किया। कैश क्रेडिट क्यों किया? अभी तो पढ़ा था अपन ने कि कैश क्या है? रियल अकाउंट।
कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और जब पैसा जा रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिट हो गया। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। ये राम क्यों लिखा सर? अब की बार अपन ने नाम क्यों लिखा, क्रेडिटर्स क्यों लिखा? क्योंकि देखो परचेज डेबिट तो समझ में आ ही गया, क्रेडिटर क्यों क्रेडिट किया? जिससे हमने गुड्स उधार परचेज किया उसका नाम लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये कौन है? पर्सनल अकाउंट। ये जो नाम होते हैं, चाहे डेटर चाहे क्रेडिटर, कौन सा अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? क्रेडिट इज द गिवर। सर वो गिवर क्यों है? क्योंकि उसने हमें गुड्स दिया है, ठीक है ना, उसने हमें गुड्स दिया है, तो इसलिए हम क्या, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? गिवर, ठीक है ना। परचेज किया ना हमने गुड्स राम से, तो मतलब राम ने हमें गुड्स दिया है, तो टू हमने क्रेडिटर लिख दिया। गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑन कैश क्या एंट्री डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कौन सा अकाउंट है बताओ? रियल अकाउंट है, जो जब भी आती है कैश, जब भी कैश आता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम को क्या करते हैं बताओ? क्रेडिट, ठीक है। सोचना है, ये अपन को सोचना पड़ेगा। पर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम, बताओ गुड्स हमने बेचा श्याम को, तो श्याम कौन हो गया यहाँ पे? श्याम एक रिसीवर हो गया। श्याम एक कौन हो गया? रिसीवर। और रूल लगाओ, श्याम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या पास करेंगे? श्याम अकाउंट डेबिट। या फिर आप इसको लिख सकते हो डेटर। जिसको हम उधार माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स, ठीक है। जो लोग साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं उनका भी ये जो डेटर क्रेडिटर वर्ड्स है वो क्लियर हो रहा है हैंड टू हैंड ही, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है। तो डेटर मतलब जिसको हम उधार माल बेचते हैं। डेटर हमारी असेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है? ऑब्वियसली सर असेट्स होती है, क्योंकि हमने इनको उधार माल बेचा है तो हमें इनसे पैसे लेने हैं, तो ये असेट्स है हमारी। फर्नीचर या फिक्स असेट्स हमने बाय किया है, कोई भी फिक्स असेट्स। आपको पता होगा कि असेट्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है ना। असेट्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक तो होती है करंट असेट्स, और एक क्या होती है? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स मतलब सिंपल बात करें तो जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स मतलब जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए अपन होल्ड करते हैं। करंट असेट्स में जनरली क्या आता है? जैसे स्टॉक आता है, कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स आते हैं। सर स्टॉक करंट असेट्स क्यों होता है? क्योंकि भाई स्टॉक तो हम बेचने के लिए खरीदते हैं ना, ठीक है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्यों खरीदते हो आप? जो गुड्स लेके आते हो बिजनेस के अंदर, वो क्यों लेके आते हो? बेचने के लिए। स्टॉक को गुड्स भी बोल सकते हैं, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं ना। स्टॉक मतलब वो चीज जो हमने बेचने के लिए परचेज करी है, जिसका ऑब्जेक्टिव हमें होल्ड करने का नहीं है, बेचने का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो हम 3-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में, 2 महीने में बेचना चाहते हैं। कोई साड़ियों की दुकान है किसी की, और वो साड़ी और बहुत सारी साड़ी रखता है, ठीक है ना। या फिर किसी की डिटर्जेंट की दुकान है, डिटर्जेंट पाउडर की, और उसके पास बहुत सारा डिटर्जेंट पाउडर है, जैसे आपने सुना होगा नाम निरमा, या फिर सर्फ एक्सल, या फिर एरियल, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको बेचना, ठीक है। तो वो स्टॉक होता है हमेशा करंट असेट्स, ठीक है। विद इन 1 ईयर जो बेच देते हैं अपन, है ना। फिर कैश तो अपने आप में करंट है ही, वो तो कैश तो पहले से ही कन्वर्टेड है कैश के अंदर, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी कैश ही है, ठीक है ना। एक तरीके से जो आप बैंक में पैसा रखा है वो भी कन्वर्टेड ही है कैश के अंदर। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? अभी बताया, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, जिसको हमने उधार गुड्स बेचा। क्या हम डेटर से ये चाहते हैं कि आप हमें 2-3 साल बाद पेमेंट करो, या फिर हम डेटर से जल्दी रिकवर करना चाहते हैं पेमेंट? ऑब्वियसली सर जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, वरना वो पैसे देंगे नहीं आपको, है ना, डूब जाएंगे पैसे, ठीक है। उसको बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट, जिसके लिए आप प्रोविजन फॉर
बेड डेप्ट बनाते हो। अब देखो मैं धीरे 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 ना बिल्कुल फ्लो में आते 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 आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना, हल्की हल्की सी अकाउंट्स की जो है, ठीक है। तो ये आपके वहाँ पे भी काम आएगी, ध्यान समझना। तो डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार माल बेचते हैं, और अगर हम इनको बहुत टाइम तक उधार देंगे, ठीक है, जल्दी पैसा टाइम पे रिकवर नहीं करेंगे। जैसे उधार कितने दिन की दी जाती है मार्केट में, जिसको हम उधार गुड्स बेचते हैं? 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, महीना भर की, 2 महीने की, ठीक है ना। और अगर वो पर्सन लेट पेमेंट करता है तो हम उससे ब्याज भी चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या होती है? करंट असेट्स होती है, जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन करंट असेट्स क्या होती है? जो हम पहली बात तो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव हम होल्ड करना होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है? आपकी फिक्स्ड असेट्स होती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स या फिर फिक्स असेट्स। जैसे अगर आप हम जब IFRS या फिर US गैप चालू करेंगे तो ऐसी असेट्स को बोला जाता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम लोग जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्नीचर हमने बाय किया 70,000 का, अब हम परचेज डेबिट टू कैश कर दें क्या? बताओ, ये एंट्री पास कर दें? सही है क्या ये एंट्री? भाई हमने फर्नीचर खरीदा है, तो क्या ये एंट्री डाल दें, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश? ये गलत है एंट्री। क्यों गलत है? क्योंकि परचेजेस केवल किसके लिए यूज आता है? गुड्स के लिए, और कभी भी परचेजेस यूज नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ये। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अगर आप कभी भी फिक्स असेट्स परचेज करते हो या फिर नॉन करंट असेट्स परचेज करते हो, मतलब इन्वेंट्री के अलावा कुछ भी परचेज करते हो, तो उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। फर्नीचर परचेज करो तो फर्नीचर लिखना पड़ेगा, लैंड परचेज करो तो लैंड लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग परचेज करो तो बिल्डिंग लिखना पड़ेगा, मशीन परचेज करी तो मशीन लिखना पड़ेगा। जो भी परचेज करोगे वो लिखना पड़ेगा। टू कैश ऑब्लिक बैंक। वैसे सर ये सब जो फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, ये सब जो अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? बताओ, ये सब जो अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो आ गया वो डेबिट कर दो, आ गया तो बस डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। अब आपने ये जो फर्नीचर लिया है ना, इस पे आपको क्या लगाना पड़ता है? डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रीसिएशन। क्या नाम देते हैं बताओ? डेप्रीसिएशन। सर ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? देखो भाई, जो भी हम असेट्स बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन पूरा अलग टॉपिक है वैसे हमारे कोर्स में, लेकिन फिर भी अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हम असेट्स को यूज करने के लिए खरीदते हैं, हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, नॉट फॉर सेल, है ना। हम उसको बेचने के लिए नहीं परचेज करते, हम किस लिए परचेज करते हैं? यूज करने के लिए परचेज करते हैं। जैसे सर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने लैंड भी लिख दिया डेप्रिसिएशन के अंदर, ठीक है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, वो बात अलग है ना। लेकिन फिर भी अपन फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं अभी। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो सबको पता ही होगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है नहीं लगता? नहीं लगता। लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्यों है, क्या है कि सर लैंड पे हम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाते? आप सोचो, जब तक मैं कुछ और बता देता हूँ इनसे रिलेटेड बातें, ठीक है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ भी जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर भी परचेस करते हैं ना अपन बिजनेस के लिए। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, वैपटॉप, जो भी अपन ने परचेस किया, ये सब क्या है? ये सब फिक्स एसेट्स है। ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स होती है। अभी डिस्कस किया था नॉन करंट असेट्स, जो 1 साल से लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस में यूज़ आ रही है, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। तो जब वैल्यू कम होती है तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन लग रहा है इस पर। क्या बोलते हैं इसको? इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? एक तरीके से वियर एंड टीयर ऑफ द असेट्स।
ठीक है, वियर एंड टीयर ऑफ द असेट्स। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये करते हैं, जैसे हम अभी अपन बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे। मान लो फर्नीचर है और हमने फर्नीचर परचेस किया था ना, हमने मान लो फर्नीचर परचेस किया था और फर्नीचर की लाइफ सपोज है 7 ईयर्स की। फर्नीचर हमने देखो कितने में परचेस किया था, 70,000 में फर्नीचर, 70,000 में फर्नीचर परचेस किया था जिसकी लाइफ कितनी है, 7 ईयर्स है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये फर्नीचर 7 ईयर्स तक यूज़ करना है, ओवर द पीरियड हमें यूज़ करना है, हम पूरे करंट ईयर में इस फर्नीचर को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, 7 सालों के अंदर हमें यूज़ करना है, तो हम इस पे हर साल क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन, और एंट्री पास कर देंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 से। सर डेप्रीसिएशन डेबिट क्यों किया, ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई डेप्रीसिएशन एक खर्चा होता है, डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने आपको ये तो बता ही रखा है ना, जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं। तो डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और टू फर्नीचर, फर्नीचर क्यों किया कम, फर्नीचर आप देखो इससे कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। फर्नीचर आपने पहले जब फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर को डेबिट किया था या क्रेडिट किया था, सर डेबिट किया था। हमने एंट्री डाली थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 70,000 से टू कैश या बैंक, तो फर्नीचर बढ़ गया था उससे। लेकिन अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करने से क्या हो रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है। फर्नीचर अगर हम बुक्स में चेक करें, ठीक है ना, बुक्स में अगर हम चेक करें तो कितने का रह गया, 60,000 का। भाई पहले 70,000 का था, 10,000 की वैल्यू कम हो गई तो कितने का बचा, 60,000 का। ये कैसे पता लग रहा है, ये पता लग रहा है आप, अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चाहो तो लेजर अकाउंट बना लो। देखो मैंने अब एक टर्म इंट्रोड्यूस कर भी दिया अपने आप आपके लिए, लेजर। क्या बोला मैंने, आप फर्नीचर का लेजर भी बना सकते हो, उससे आपको फर्नीचर का बैलेंस पता लग जाएगा। तो लेजर क्यों बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ का बैलेंस निकालना चाहते हैं तब हम उस चीज़ का लेजर बनाते हैं। लेजर मतलब सेपरेट अकाउंट, ठीक है ना, उस चीज़ का सेपरेट अकाउंट को क्या बोलते हैं, लेजर। देखो भाई जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है सर, अब वैसे तो हम क्या कर सकते थे, आप बोलते हो सर कि हम जनरल एंट्री ढूंढ ढूंढ के जो फर्नीचर की थी और हम फर्नीचर का बैलेंस निकाल सकते थे, हमें लेजर बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, कई को क्वेश्चन पूछ सकते हो ना आप कि सर ये हम लेजर क्यों बना रहे हैं। अभी जैसे इसका लेजर बनाएंगे तो वैसे कैसे बनेगा लेजर बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000 से, ये एंट्री देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर के डेबिट में टू कैश लिख दिया, और एक एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया 10,000 से। तो ये जो बैलेंस बच गया 70,000 माइनस 10,000 60,000 का, इसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 60,000 का बैलेंस बच गया। तो सर ये कौन सी बड़ी बात थी, हम तो फर्नीचर का जनरल एंट्री भी देख सकते थे डायरेक्टली। आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करिए और एक एंट्री पास करिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो भाई ये तो मैंने अभी सीक्वेंस में पास करी है, 4th और 5th, तो आपको बिल्कुल आसपास दिख रहा है। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है कि फर्नीचर की एंट्री केवल 2 ही थोड़ी होगी, आप पूरे साल भर फर्नीचर की एंट्रियां करोगे और बीच में उसके दूसरी 50 एंट्री आ जाएगी। जैसे इसके जस्ट बाद सैलरी पेड आ रहा है, रेंट पेड आ रहा है, डिविडेंड रिसीव आ रहा है, कमीशन रिसीव आ रहा है, फिर ऐसे 100 एंट्री और आ जाएगी बीच में, और फिर एकदम से बाद में फर्नीचर आ जाएगा। तो मुझे अगर फर्नीचर का इंडिविजुअल बैलेंस चेक करना है ना, तो मैं या तो बैठ के ऐसे जनरल एंट्रीज की बुक को चेक करता रहूं, जैसे ये जनरल एंट्री की बुक मान लो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं इसे, जर्नल। जनरल एंट्री जिस बुक में रिकॉर्ड करी जाती है उसे क्या बोलते हैं, जर्नल। या तो मैं जर्नल एंट्री की बुक को चेक करता रहूं बैठे बैठे, है ना, और देखूं नाम फर्नीचर किधर आ रहा है, 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 या फिर मैं एक उसका लेजर अकाउंट सेपरेट बना दूं। ठीक है ना, उससे बैलेंस निकालना थोड़ा सा ईजी रहता है, इसलिए लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है, और भी बात करेंगे लेजर पे बाकी। तो डेप्रिसिएशन, थोड़ी सी कहानी समझ में आई होगी आपको, डेप्रिसिएशन है क्या। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब कि एक एक्सपेंस होता है ना, और वो किस पे लगाया जाता है, फिक्स असेट्स पे लगाया जाता है। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि लैंड पे डेप्रिसिएशन हम क्यों नहीं लगाते। ठीक है ना, आपको लगता होगा लैंड हमेशा एप्रिशिएट करती है इसलिए हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, तो ये लॉजिक गलत है। ठीक है ना, कि कई लोग सोचते हैं कि सर लैंड हमेशा क्या करती है,
लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट, सो वी शुड नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन। दिस इज द रॉन्ग लॉजिक, ठीक है ना, ये सही नहीं है। लैंड पे हम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाते, ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। मैं अगर बताना चाहूँ तो अभी आपको बताता हूँ, लैंड की कोई लाइफ फिक्स नहीं होती, लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है, और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें एक लाइफ चाहिए होती है असेट की। ये बात जिसको समझ में आ गई ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आई वो बाद में समझेंगे जब हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड की क्या एंट्री पास करें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों किया, आप बताओ। सैलरी एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। टू कैश, कैश क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि पैसा गया, तो इसलिए कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जब भी पैसा जाएगा, एक रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। डेबिट व्हाट, वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सैलरी डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रेंट पेड एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 से। वही रेंट, वही बात, रेंट क्या है, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, कैश गया रियल अकाउंट है। डिविडेंड रिसीव बताओ, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू डिविडेंड 9,000 से। कैश आया तो डेबिट कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, और इनकम हो गई क्रेडिट कर दिया डिविडेंड की। कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000 से, ठीक है। तो कैश आया और कमीशन क्या हो गई, इनकम हो गई, तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इनकम कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, राइट। तो ये हमने कुछ जनरल एंट्री समझी, होप कि आप इनको लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हो तो एक बार लिख लेना, ठीक है ना। अगर किसी को बिल्कुल इजी लगती है, भाई बहुत कंफर्टेबल है, बचपन से करते आ रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो लिख लो, बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है इन जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट में वीक होते हुए, बहुत सारे लोगों को, है ना, मतलब 90% लोगों को। लोग बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, सही बताऊं तो एमबीए भी कर लेते हैं, लेकिन उनको जनरल एंट्री बनाना ठीक से नहीं आती है। ये बिल्कुल सच्ची और कड़वी बात है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप देखना उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।